नमस्ते दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की बात करेंगे जो इसकी जान है। भाग 3 यानी हमारे मूल अधिकार। ये वो अधिकार हैं जो हमसे कोई नहीं छीन सकता। और हाँ, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। शुरुआत करते हैं डॉक्टर अंबेडकर के इन जबरदस्त शब्दों से, संविधान की आत्मा और उसका हृदय। सोचिए, उन्होंने अनुच्छेद 32 के लिए इतने बड़े शब्द क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि यही वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। चलिए इसी के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले अधिकारों के इतिहास को जानेंगे, फिर हम समानता और स्वतंत्रता के दो मजबूत स्तंभों को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि इन अधिकारों का असली रक्षक कौन है। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, ये अधिकार आए कहां से? क्या ये हमें बस ऐसे ही मिल गए? नहीं, इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम से लेकर दुनिया के महान विचारों तक। चलिए देखते हैं ये सफर कैसा था। देखिए, ये कोई एक दिन की बात नहीं थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज बिल से ये मांग शुरू हुई और 1947 में सरदार पटेल की अध्यक्षता वाली समिति तक चलती रही। मतलब साफ है, ये अधिकार कोई तोहफा नहीं थे, बल्कि एक बहुत लंबी और मुश्किल लड़ाई का नतीजा थे। अच्छा, इन अधिकारों की कुछ खास बातें हैं। पहली, ये अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। दूसरी, इन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में लागू करवाया जा सकता है। लेकिन, और ये सबसे जरूरी बात है, ये असीमित नहीं है। देश की सुरक्षा या एकता के लिए सरकार इन पर कुछ वाजिब रोक लगा सकती है। तो चलिए अब अपने पहले और सबसे मजबूत स्तंभ की बात करते हैं, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 से 18 तक हमारा संविधान ये पक्का करता है कि कानून की नजर में सब बराबर हों। अनुच्छेद 14 में आप देखेंगे दो बातें छिपी हैं। पहली, विधि के समक्ष समता, जिसका सीधा मतलब है चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या एक आम नागरिक, कानून सबके लिए एक ही रहेगा। और दूसरी बात, विधियों का समान संरक्षण, यानी एक जैसी स्थिति में फंसे लोगों के साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाएगा। अब देखिए, अनुच्छेद 15 हर तरह के भेदभाव को रोकता है, 16 सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका देता है, 17 छुआछूत जैसी भयानक प्रथा को खत्म करता है और 18 राजा महाराजा जैसी उपाधियों को हटाता है। ये सब मिलकर ही तो समानता को असलियत बनाते हैं। समानता के मजबूत आधार पर खड़ा है हमारा दूसरा स्तंभ, स्वतंत्रता का अधिकार। ये वो आज़ादियां हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमारी पहचान बनाती हैं। अनुच्छेद 19 असल में हमें 6 तरह की आज़ादी का एक गुलदस्ता देता है। बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, यूनियन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने, बसने और कोई भी काम करने की आज़ादी। यही सब तो एक लोकतंत्र की नींव हैं। और अब आते हैं अनुच्छेद 21 पर। यह सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने समय के साथ इसका दायरा बहुत बहुत बढ़ा दिया है। आज निजता का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार, साफ पर्यावरण का अधिकार, ये सब इसी में शामिल हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन अधिकारों की तरफ जो हर इंसान की गरिमा की रक्षा करते हैं और हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने की आजादी देते हैं। यहाँ अनुच्छेद 23 और 24 समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक ढाल का काम करते हैं। ये मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी जैसी बुराइयों पर रोक लगाते हैं। वहीं अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने की पूरी आजादी देते हैं। अब एक बात सोचिए, अगर हमारे पास अधिकार तो हों, लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई रास्ता ही ना हो, तो उन अधिकारों का क्या फायदा? बस यहीं पर आता है अनुच्छेद 32, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। मजे की बात यह है कि यह खुद में एक मूल अधिकार है। इसका पहला हथियार है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस। अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से पकड़ लिया गया है तो कोर्ट ये आदेश जारी करके कहता है कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो और बताओ कि उसे क्यों पकड़ा गया है। दूसरा है परमादेश या मैंडेमस। इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। अगर कोई सरकारी अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, जिससे किसी के अधिकार का हनन हो रहा है, तो कोर्ट उसे वो काम करने का आदेश दे सकता है। तीसरा है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ये बिल्कुल एक स्टे ऑर्डर की तरह है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी केस की सुनवाई करने लगती है, तो ऊपरी अदालत उसे ऐसा करने से रोक सकती है।
चौथा है उत्प्रेषण यानी सर्ट्यूरी। ये प्रतिषेध से एक कदम आगे है। इसमें ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले को रद्द ही कर देती है और पूरे केस को अपने पास मंगा लेती है ताकि गलती को सुधारा जा सके। और पांचवा और आखिरी है अधिकार पृच्छा या क्वो वरंतु। इसका मतलब है किस अधिकार से। अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठ गया है तो कोर्ट उससे ये सवाल पूछ सकता है कि वो उस पद पर किस हक से बैठा है। चलिए अब कुछ ऐसी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं जो अक्सर हमें कंफ्यूज करती हैं और परीक्षाओं में सीधी सीधी पूछ ली जाती हैं। ये एक बहुत ही जरूरी अंतर है। कुछ अधिकार जैसे कि अनुच्छेद 15, 16 और 19 सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए हैं। वहीं अनुच्छेद 14 और 21 जैसे जीवन के अधिकार भारत की जमीन पर मौजूद हर व्यक्ति को मिलते हैं, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी है, ये अधिकार कोई पत्थर की लकीर नहीं है। केशवानंद भारती और मेनका गांधी जैसे बड़े बड़े ऐतिहासिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी व्याख्या को समय के साथ बदला है और इनके दायरे को और भी बड़ा किया है। हमारा संविधान एक जीती जागती चीज है। और अब आखिर में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। क्या कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से कह सकता है कि मुझे मेरे मूल अधिकार नहीं चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ हमारे अधिकार नहीं हैं, बल्कि ये एक लोकतांत्रिक समाज को जिंदा रखने के लिए राज्य पर लगाए गए कर्तव्य भी हैं। ये इतने जरूरी हैं कि इन्हें त्यागा भी नहीं जा सकता।